हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज लेके आई हूँ एपिसोड 9 स्पीच एंड लैंग्वेज सीरीज़ का, जहाँ मैंने आपको कमिट किया था कि नेक्स्ट सेशन विल बी Q&A सेशन, जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन उठाएंगे कि मैम प्लीज़ सोशलाइजेशन पर भी वीडियो बनाइए। देखिए, सोशलाइजेशन पे अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ सोशलाइजेशन कैसे बढ़ानी है। जो टारगेट आप 1-to-1 में ले रहे हैं, चाहे वो मैचिंग ले रहे हैं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग के टारगेट्स ले रहे हैं, टर्न टेकिंग ले रहे हैं, पास द बॉल ले रहे हैं, बस वही उन्हीं टारगेट्स को जनरलाइज आपको करना है ग्रुप के अंदर। आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इस चीज़ पे। सोशलाइजेशन कहाँ से होगी? जब 1-to-1 से बच्चा 3 बच्चों के बीच में बैठ रहा है, फिर 5 बच्चों के बीच में बैठ रहा है, फिर 9 बच्चों के बीच में बैठ रहा है। हमारा जो मैक्सिमम ग्रुप है वो 18 से 25 बच्चों का ग्रुप है, जहाँ हम सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं। और रिव्यूज़ भी पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव आते हैं कि मैम पहले पार्क में बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता था, अब इन्वॉल्व हो रहा है। सोशलाइजेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि बच्चा सोशल गैदरिंग में एंशियस फील ना करे, ठीक है, और दूसरा पार्ट है 2-वे कम्युनिकेशन। दोनों चीज़ों पे इकट्ठा काम होगा। 2-वे कम्युनिकेशन पे ये स्पीच एंड लैंग्वेज सीरीज काम करेगी, और जो पहला है कि सोशल गैदरिंग में बच्चा एंशियस फील ना करे, वो आप अपने नेबर्स के बच्चे इकट्ठे करो, नहीं तो जो लोकल आपके थेरेपी सेंटर्स हैं उनमें ग्रुप सेशंस के बारे में पता करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hi ma'am, my son is 2 years old and having speech delay and don't do imitations. Can use this activity with him? Parents, ये जो speech and language series का जो पहला वीडियो है ना, वो आप अपने बच्चे पे अप्लाई करेंगे। इमिटेशन एकदम से वोकल इमिटेशन कभी भी नहीं आता है। वैसे तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मैंने ये सब डिटेल्स आप लोगों को दे रखी हैं, बट इट्स ओके, दोबारा से बताऊँ, जब भी आपके बच्चे का इमिटेशन आएगा तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इमिटेशन आएगा। ऑब्जेक्ट इमिटेशन मीन्स कि एक ग्लास आप पकड़ें, एक बच्चा पकड़ेगा, या आप टैप टैप करेंगे तो बच्चा भी साथ में टैप टैप करे। इस तरीके के 25 टारगेट्स आप कंप्लीट करें। आप पेंसिल पकड़ें, शेक करें ग्लास में, बच्चा भी शेक करेगा। आप टिश्यू पेपर लें, बच्चे को भी टिश्यू पेपर दें। आप वाइप करने को बोलें, बच्चा भी वाइप करेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट इमिटेशन। आपके हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट है और बच्चा उसको भी इमिटेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा जो हमारा मूवमेंट इमिटेशन है, डू दिस, ठीक है, डू दिस, डू दिस, डू दिस, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। 25 टारगेट्स आप इसके अचीव करें, उसके बाद देयर आर हायर चांसेस ऑफ वोकल इमिटेशन, ठीक है। उसमें भी इनिशियली आप सिर्फ साउंड्स लेंगे, ए, अ, ब, क, ड, आ, ओ, ई, ये वाली साउंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे पापा, मम्मा, बाइलेबियल साउंड्स। नेक्स्ट फिर बच्चा अपने आप प्रोसीड करेगा, फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इमिटेशन कराने का तरीका ये है, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ 2 साल का है, तो आप लेवल के हिसाब से टारगेट सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम माय क्वेश्चन इज हाउ टू प्लान होल डे with maximum activity, maximum utilization of time and that activity should benefit for my kids। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मुझे यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी हैं कि क्या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। स्कूल जा रहा है, मोस्टली जो टाइम आजकल का टाइम है 9 o'clock, अगर बहुत छोटा आपका बच्चा है तो 12:30 तक है, बड़ा बच्चा है फर्स्ट में है तो 8:30 to ऑलमोस्ट 1 तक का टाइम होता है स्कूल्स में। तो आपको वो बच्चा घर आके डेफिनेटली सोएगा, उसके बाद आप होमवर्क भी कराएंगी, राइटिंग भी कराएंगी, इंस्टाग्राम से ब्रेन जिम, बॉडी जिम की एक्सरसाइजेज उठाएंगी, ब्लेसिंग्स इंस्टाग्राम से, ओके। और उसके बाद डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो पार्क ज़रूर लेके जाइए, ओके। पार्क के आने के बाद फिर बस वही सेम रूटीन है। दूसरा क्या है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ऑलमोस्ट मॉडरेट टू और सीवियर ऑटिज्म के बीच में बच्चा फॉल कर रहा है, तो स्कूल आप लोग नहीं डालेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं किसी से कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट येस ये मेरा ओपिनियन है कि अगर बच्चे को ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इवन जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप बच्चे को स्कूल मत डालिए। क्योंकि हम लोग स्कूल डाल रहे हैं सोशलाइज करने के लिए, वहाँ पे टीचर्स का जो रेशियो है 1:25 स्टूडेंट्स है, सोशलाइजेशन कैसे होगा?
अगेन मैं सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम सोशलाइज करने के लिए स्कूल में डालेंगे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अगर नहीं है लेवल ज़्यादा बच्चे का जिसको थेरेपीज़ का नीड है, तो प्लीज़ जाके थेरेपी सेंटर्स ज्वाइन करें, थेरेपीज़ लें वहाँ से, और फिर आके जो है सेम चीज़ें इवनिंग में आप रिवाइज कराएंगे। सेम चीज़ें का मतलब है कि यूट्यूब से आप पिक कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स के यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी बहुत काफ़ी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। पार्क लेके जाएंगे, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़, वार्म अप एक्टिविटीज़, ये सब आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इनसे बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ओके मैम, इनिशियली कौन कौन सी थेरेपी और कितनी थेरेपी रिक्वायर्ड है? ये मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कौन कौन सी थेरेपी और कितनी थेरेपी, मुझे और सेंटर्स के बारे में नहीं पता है। मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। जैसे ही यहाँ पे एडमिशन होता है, मैं कम से कम 1 वीक to 15 डेज़ लेती हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चे को कहाँ कहाँ रेफ़र करना है। ओके मतलब बच्चे को किस किस चीज़ का नीड है, कितना आवर हमें डिसाइड करना है। और इनिशियली ये हमारा काम करने का तरीका है, हम लोग आते ही आवर्स टू आवर्स थेरेपी नहीं देते हैं। पहले बच्चे को यूज टू करते हैं, रेपो बिल्डिंग करते हैं, धीरे 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 उसका टाइम इंक्रीज होगा। डेफिनेटली थेरेपिस्ट चेंज होंगे, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो चेंज होंगे। जनरलाइजेशन के पर्पज़ से पेरेंट्स कुछ भी बोलें, एक ही टीचर रखना है, हम लोग उससे कन्विंस्ड नहीं हैं। तो जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज मैंने आपके बच्चे को सिखाया हेलो रीत मैंने सिखाया, उसने सीख लिया हेलो मैम, ठीक है। अब पार्क में 100 तरीके के मिलते हैं इंसान, उसको वो हेलो हेलो कर रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर की आवाज़ को लेके यूज टू हो गया। फिर आप भागे भागे थेरेपी सेंटर में आते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं ना हम लोग, क्योंकि आप पहले कन्विंस तो नहीं होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि आप लोगों को एक ही थेरेपिस्ट से जो है थेरेपीज लेनी है। फिर आप कहेंगे मैम मुझे तो सोशलाइजेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लग रही, वहाँ इसको पार्क में सारे हेलो हाई करते रहते हैं, ये उधर आंखें कर लेता है, या जो भी वट एवर इज़ द केस। सो यहाँ पे दिक्कत आप लोगों की ट्रेनिंग का है। ओके स्पेशल एजुकेटर्स को तो पता है काम कैसे करना है। देखिए समटाइम्स ना, अब मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में, समटाइम्स ना पेरेंट्स आके इतना बुरा मत मानिएगा, माइंड मत कीजिएगा, ये मैं सभी पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आके ना इस तरीके से सीन क्रिएट हो जाता है कि मैम हमें उसी थेरेपिस्ट से जो है थेरेपी लेनी है। समटाइम्स मैं इस चीज़ को करती हूँ, क्या कहते हैं, काउंटर करती हूँ। समटाइम्स मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं कहती हूँ ठीक है यार, इफ़ द पेरेंट्स आर कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, द थेरेपिस्ट, कंटिन्यू करते हैं, साथ में ग्रुप ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि कम से कम बच्चा और थेरेपिस्ट, और ग्रुप में तो डेफिनेटली चेंज होता है थेरेपिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना आप लोगों का नॉलेज अब ओवरफ्लो कर रहा है एक्चुअली। दूसरी चीज़ कि मैम कौन कौन सी थेरेपी, ये मैंने आपको बताया, हम लोग इतना टाइम लगता है, मुझे इतना टाइम लगता है, कम से कम 7 to 15 डेज़ लेते हैं कि क्या क्या थेरेपी बच्चे को जाएगी। डिटेल्स ली जाती हैं, गट कैसा चल रहा है, क्योंकि गट जब तक अंदर से बच्चा सही नहीं है तो बाहर से आउटपुट वो कैसे देगा। तीसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सामने आए अभी, जो आप लोगों ने अपने बच्चे के ट्रीटमेंट में गलतियाँ की हैं ना, वो आप आगे सिर्फ कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आपकी गलतियों से लोग और सीख सकें। मेरे पास कल ही केस आया है ऐसा कि मेरे को सुन के गूज बम्प्स हो गए, क्योंकि वो मेरा ही स्टूडेंट था और वो हालत काफ़ी ख़राब हो गई है उसकी। क्यों ख़राब हो गई? देखो पता प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि मैं हमेशा जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनको ये गाइड करती हूँ कि ना जो सक्सेसफुल केसेस हैं ना, जिन्होंने क्योर, जो रिकवरी ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको फॉलो अप कीजिए, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए, तब भी इवन देयर आर चांसेस, क्योंकि आपके बच्चे और उनके बच्चे में सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी। ओके तब भी मैं उनको फॉलो अप करने के लिए कह रही हूँ। आप लोग किनको फॉलो करते हैं? जो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी खुद ही घूम रहे हैं, रोटेशन वो खुद ही, अभी हम किसी रिजल्ट पे थोड़ी निकले हैं। आप एक टाइम पे 3 पैथीज चला रहे हैं। मैं नाम कोई भी चीज़ का नहीं लूँगी, आप लोग खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं और हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं। बिलीव मी, जल्दी एक ऐसा केस लेके आऊँगी जो कि पेरेंट्स ने ब्लाइंडली फॉलो किया रोकने के बाद भी, और बहुत पैथेटिक हालात में है इस टाइम बच्चा। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिना मतलब की चीज़ें बच्चे के अंदर मत डालिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं। और इतना पेरेंट्स कन्विंसिंगली आके बोलते हैं मैम वी हैव ना शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैम मेरे पास ना 6 ही महीने हैं, मैम मेरे पास 3 ही महीने हैं, मैम ये 5 साल होने में ना 2 ही महीने रह गए हैं। भाई ना तो इसमें बच्चे की गलती है, ना इसमें थेरेपिस्ट की गलती है, और ना ही इवन आप लोगों की गलती है। आप कोई भी माँ बाप अच्छा एक गिल्ट में बहुत रहते हैं, कॉल्स आती हैं कि मैम मेरी वजह से मैंने नहीं संभाला अपने बच्चे को। नहीं, कौन सी माँ चाहेगी कि जिसको पता हो कि इनिशियली फ़ोन से इतना मेरे बच्चे के हालात ख़राब हो सकते हैं और मैं उसको 24-24 घंटे फ़ोन दूंगी? नो, कोई माँ नहीं देगी। सारी उम्र का इतना लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स हैं, कौन करेगा अपने बच्चे को ख़राब? ठीक है, तो थेरेपी कौन कौन सी चलनी चाहिए ये थेरेपिस्ट डिसाइड करेगा, जिसको आप इस फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं, जिसके आपने डायग्नोस करा रहे हैं जिन लोगों से, उनको ही डिसाइड करने दें तो बेटर है। मैं ये चाहती हूँ कि गट को थोड़ा सा आप तवज्जो दो। बच्चा अंदर से सही नहीं है तो बाहर से आउटपुट नहीं आएगा, गिगल करता रहेगा, वो लॉस्ट रहेगा ही रहेगा। हम ऊपर से चीज़ें डालते जा रहे हैं, पेट जो गट है उसका हील नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और इन्फ्लुएंस उनसे होइए जो एक्चुअल में डेडिकेटेड है अपने बच्चों को लेके। जो सिर्फ रोटेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रुकिए, अभी थोड़ा ठीक होने दें उनके बच्चों को पहले और फिर आप फॉलो करें। ठीक है, मैं ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। बाकी देखिए मैं खुद थक गई हूँ अभी एडवाइस कर करके। समटाइम सामने वाले को एडवाइस करते हैं ना, सामने वाला बंदा आपके ऊपर गिगल करता है, गिगल यू अंडरस्टैंड, अंदर अंदर हंस रहे होते हैं लोग। फिर मैं अपनी टीम को भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, एवरीबडी कांट फॉलो योर एडवाइस, सम पीपल अंडरस्टैंड द सिचुएशन थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ओनली। तो ठीक है यार, मतलब कितना समझाएंगे, कितना ऐसा बहुत समटाइम बहुत इंसल्टेड फील होता है। सो इसलिए छोड़ देते हैं कुछ केसेस में। कुछ बहुत लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको डेफिनेटली दिल जान से एडवाइस भी देते हैं और वो फॉलो भी करते हैं और इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों के ही कमेंट्स आए हुए हैं कि बच्चे का घर बैठे बैठे इतना हो गया, स्पीच आ गई, लैंग्वेज आ गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 1 या 2 को या 3 को जो यहाँ से बताई हुई चीज़ें हैं वो फॉलो की जा रही हैं, घूम नहीं रहे हैं वो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो भी छोड़ दें आप, जो अलग अलग पैथीज पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोग फॉलो कर रहे हैं और एक ही टाइम पे 6 ट्रीटमेंट्स आप बच्चों के चल रहे हैं। मतलब ब्लंडर हो रहा है, ब्लंडर, बिग ब्लंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी बट ये अब आया है एंड मैं इसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। मैम, ऑटिज्म के बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच ना करें उसके लिए क्या करें? देखिए आपको ना अंडरस्टैंड करना है, अभी सभी जिम बॉल्स अपने अपने घर लेके बैठे हुए हैं, जिम बॉल से प्रेशर आप लोग दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जितना मुझे नॉलेज है मैं सिर्फ उतना ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। जिम बॉल से प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर प्रेशर आप लोग नहीं देंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब प्लेजर प्रिंसिपल है। एक बार बच्चे को रबिंग से या प्रेशर से प्लेजर मिलना स्टार्ट हो गया तो उसको ना रिकरेक्ट करना बहुत टफ है। ओके, करेक्शन करनी बहुत टफ है एक्चुअली। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक टिप फॉलो करेंगे कि आपको 2 अंडरवियर्स पहनाने हैं एक की जगह, वो भी नीचे वी शेप का अंडरवियर आएगा, उसके ऊपर डब्ल्यू शेप का अंडरवियर आएगा। और अब विंटर्स का सीजन आने वाला है तो आप डेनिम पहनाइए आराम से, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। रैशेज होने का डर है तो ऑलरेडी रैशेज का क्रीम यूज़ करें, कोई ऑयल यूज़ करके फिर आप ऊपर से डालें। मतलब मेरे को टाइटनेस चाहिए। ओके, उससे आप देखेंगे विद इन 14 डेज 60 to 70% जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस लगेगी। जिनको मैंने अभी ये चीज़ गाइड की थी ऑलरेडी, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों में कितना कितना इम्प्रूवमेंट है, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों। एक चीज़ और, हम लोग जब थेरेपीज लेते हैं तो समटाइम्स बहुत बुरा फील होता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे हैं, 6-6 साल के बच्चे हैं, उन्होंने लोअर्स पहने होते हैं, निकर्स पहनी होती है और नीचे ब्लूमर ही नहीं होता। क्या कर रहे हैं आप लोग? जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, जो ग्रूमिंग स्किल्स हैं, वो इनिशियली ही आएंगे। आपको इवन कभी बच्चे को विदाउट अंडरगारमेंट्स आपको छोड़ना ही नहीं है। जो आदत आप शुरू से डाल देंगे वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे। कई लोग आते हैं, दादियाँ नानियाँ बहुत आती हैं कि मैम नहीं, नीचे अंडरवियर पहनाने से पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो, ऊपर ये वेस्ट पहनाने से पता नहीं ग्रोथ में कोई इशू आता है। मुझे नहीं आइडिया इन चीज़ों का। मेरी जो एडवाइस रहेगी वो यही रहेगी, अगर एक बार ये प्लेजर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हो गया तो बच्चा आपका लॉस्ट रहेगा। थेरेपी में बहुत बुरा लगता है समटाइम्स कि सोशल गैदरिंग में बच्चा रबिंग कर रहा है या नीचे टच कर रहा है तो बड़ा एम्बेरसमेंट फील करते हैं पेरेंट्स। तो क्या करना है,
आपको 2 अंडरवियर्स पहनाने हैं, वी शेप, डब्ल्यू शेप एंड डेनिम, ठीक है जी। दूसरी चीज़, जिम बॉल दीजिए, अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से गाइडलाइंस लीजिए, फिर आप अपनी प्रैक्टिस घर पे कीजिए। ऐसे यूट्यूब से देख देख के जिम बॉल्स मतलब बहुत लोग सिखा रहे हैं, बट थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहें, ठीक है, बस मेरा इतना कहना है। और तीसरी चीज़ जिससे ये चीज़ आती है कि आप एक ही फिजिकल एक्टिविटी के पीछे पड़ गए हो, 6-6 महीने 9-9 महीने आप उसी को ही कराते जा रहे हैं, उससे भी चांसेस हैं कि आपके बच्चे की इस तरीके की जो बिहेवियर है वो उसको इंट्रोड्यूस होगा। सो प्लीज़ फॉलो करिए इस गाइडलाइन को और जल्दी इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिखेगी। बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा है आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। पेरेंट्स, मैं करनाल में हूँ, हरियाणा में, मॉडल टाउन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, करनाल में, ठीक है। तो ये है, और आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, मतलब बूस्ट मिलता है, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट इज माई चाइल्ड स्पीक्स वेरी लो वॉल्यूम, एनी टिप टू मेक हिम स्पीक लाउडर। पेरेंट्स, आपको क्या करना है, ओरल मोटर मसाजेस कंटिन्यू हम करते रहेंगे जब तक मेरे बच्चे का प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस वाला पिच नहीं आता, या च्यूइंग नहीं आ रही है, या ब्लोइंग नहीं आ रही है, जो भी ओरल मोटर मसल्स की वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तब तक आप ओरल मोटर मसाजेस कराएंगे, ब्लोइंग करेंगे, सकिंग पे ध्यान देंगे। और तीसरी चीज़, अब आपने क्या करना है, माइक यूज़ करना है। और ये छोटा सा टिप मैं आपको दूंगी, आप अगर अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो हमेशा हाइट पे बच्चे को बुलवाइए। इस पे वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूंगी, ठीक है। कुछ भी हाइट, चौंकी ले लीजिए, वॉशरूम का पीढ़ी कहते हैं शायद कई लोग चौंकी कहते हैं, उस पर खड़ा करके माइक पे बच्चे को शो एंड टेल एक्टिविटी कराएं, देखिए आप कॉन्फिडेंस कैसा आता है आपके बच्चे में। मैम, बच्चे डे और डेट को कैसे सिखाएं बच्चों को, ये जल्दी वीडियो आ रहा है जी, मे बी नेक्स्ट वीक में वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी कि डे और डेट कैसे सिखानी है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन किड्स डोंट नो द आंसर देन व्हाट टू डू, हाउ टू इंट्रोड्यूस आंसर। ठीक है जी, ये लास्ट, मेरे को लगता है लास्ट वीडियो का ही ये प्रश्न है, क्वेश्चन है कि मैम जब मेरे बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब क्या करना है। तब आपको क्या करना है, हम बॉक्सेस पे जाएंगे ही नहीं, आपने सिंपल पूछना है, ये रहा टेबल, बच्चा साथ में, ये क्या है, टेबल, साथ के साथ आंसर जाएगा। मैं बीच में पोज नहीं दे रही, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के बारे में पता है, ना तो मैंने ये चीज़ पहले कभी इंट्रोड्यूस की है और ना ही मेरे बच्चे को पता है। 4 चीज़ें टेबल पे रखिए, अगर बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है तो नहीं, एक ही चीज़ पे रखेंगे, टैप करके बताएंगे ये क्या है। पहले वो चीज़ें रखें जो विजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमेशा लास्ट में कराएंगे जो जिनकी विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। मैं कौन हूँ, टैप करके बताएंगे मम्मा, ठीक है। ये मम्मा के क्या है, हेयर है, ये मम्मा का क्या है, नोज, ओके। मतलब इस तरीके से आप इमीडिएट आप प्रॉम्प्ट करेंगे, ये इसका आंसर है। सो पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, होपफुली मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दिया है। कोई भी बात मेरी बुरी लगी है तो बुरी लगे हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। सिर्फ कोशिश ये रहती है कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, मेरी तरफ से कोई गलत एडवाइस नहीं जानी चाहिए, और जो भी इस वीडियो में मैंने आपको आंसर्स दिए हैं वो मेरे ओपिनियंस हैं। बाकी बहुत काबिल लोग बैठे हैं जिनके शायद पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट हो, ये मेरे एडवाइजेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, एंड इसी तरीके से अपने बच्चों को ठीक करिए एंड लगे रहिए डेडिकेशन से, स्ट्रेस में नहीं आना बिल्कुल भी, काम करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।